हम अक्सर प्राचीन ग्रीस और रोम को वैश्विक सभ्यता के लिए प्रारंभिक बिंदु मानते हैं, लेकिन हजारों साल पहले दो विशाल सांस्कृतिक इंजन पहले से ही पूरी गति से चल रहे थे, नील और गंगा की महाशक्तियां। इस मानचित्र को देखकर हम देख सकते हैं कि ये दोनों दुनिया समानांतर विकसित हुईं। लगभग 4000 किलोमीटर की खड़ी पर्वत श्रृंखलाओं, क्रूर रेगिस्तानों और अरब सागर के विस्तार से अलग, फिर भी विशाल दूरी के बावजूद उन्होंने एक मूल पहचान साझा की। वे दोनों नदी घाटी की सभ्यताएं थीं, जिसका अर्थ है कि उनके अस्तित्व, संस्कृति और शक्ति। मिस्र में नील एक अत्यधिक पूर्वानुमानित लयात्मक प्रदाता था। यह विश्व दृष्टि मिस्र के लिए आधार बनाती थी, जिसे मात कहा जाता था, जो संतुलन, समरूपता और शाश्वत व्यवस्था पर गहरा सांस्कृतिक ध्यान केंद्रित करती थी। भारतीय उपमहाद्वीप में नदी को स्वर्ग से सीधे उतरने वाली शुद्धिकरण शक्ति के रूप में पूजा जाता था। यहाँ सामाजिक इंजन धर्म, कर्तव्य, राइटॉनेस और आध्यात्मिक मुक्ति की खोज द्वारा संचालित था। दोनों समाजों ने अपने अपने जल को मास्टर स्तरीय हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के माध्यम से चैनल किया और उन्होंने जटिल तारे के कैलेंडरों का उपयोग करके अपनी फसलें समय पर की। वे समान पर्यावरणीय पहेलियों को सक्रिय रूप से हल कर रहे थे, जो यह सुनिश्चित करता था कि अगर वे कभी मिले तो क्या होगा। इन शक्तियों के बीच एक टकराव था कि अगर वे कभी मिले तो क्या होगा। सेना के गेजार्ड्स के पार मार्च करने से शुरू नहीं होगा, इसके बजाय यह व्यापारी जहाजों पर शुरू होगा। दोनों पक्षों के बेड़े मध्य में आएंगे, अरब प्रायद्वीप में तटस्थ व्यापार केंद्रों पर लंगर डालेंगे, या आधुनिक समय के बहरीन में डिलमैन। पश्चिम से मिस्री व्यापारी उच्च गुणवत्ता वाले बुनाई वाले लिनन और बहुप्रकारी पपीरस के बंडल लेकर आते हैं और प्राचीन दुनिया के सबसे उन्नत शारीरिक और चिकित्सा ज्ञान। पूर्व से इंडस गंगा के व्यापारी अत्यधिक लाभकारी वस्त्रों की पेशकश करते हैं, लैपिस लाजुली और दुर्लभ मसाले, साथ ही कास्टिंग के लिए उन्नत धातुकरण तकनीक। हालांकि सबसे मूल्यवान व्यापार अदृश्य था। मिस्रियों ने नील की वार्षिक बाढ़ के बाद संपत्ति की सीमाओं को फिर से खींचने के लिए भूमि नक्शा ज्यामिति को पूर्ण किया था। भारतीयों ने इस बीच उन्नत एरिथ्मेटिक का उपयोग करके विशाल ब्रह्मांडीय चक्रों का मानचित्रण किया था। यह आरेख दिखाता है कि कैसे ये दो प्रणालियां एक साथ फिट होती हैं। मिस्र के सटीक रैखिक मापों को वैदिक तारे के चार्ट के गोलाकार चक्रों पर मानचित्रित करके इंजीनियर कोणों और लंबाई के बीच संबंधों की गणना करना शुरू कर सकते हैं। त्रिकोणमिति के जन्म को आगे बढ़ाता है। इसे हमारे वास्तविक ऐतिहासिक रिकॉर्ड में प्रकट होने से सदियों पहले एक कार्यशील विज्ञान के रूप में स्थापित करता है। उन्नत गणित की साझा भाषा और प्रचुर व्यापार धन के साथ उनके आर्किटेक्ट ब्लूप्रिंट का आदान प्रदान करना शुरू करते हैं। दो अत्यधिक विशिष्ट निर्माण दर्शन को एक एकीकृत सौंदर्य में मिलाते हैं। मिस्रियों ने विशाल टन भार को स्थानांतरित करने में उत्कृष्टता प्राप्त की। उन्होंने शाश्वत मोनोलिथिक पत्थर की संरचनाएं बनाई, जो समय के अंत का सामना करने के लिए डिजाइन की गई थी। इंडस और गंगा संस्कृतियां जीवित रहने पर ध्यान केंद्रित करती थीं। उन्होंने शहरी योजना को पूर्ण किया, एक समान फायर किए गए ईंटों से निर्मित अत्यधिक उन्नत ग्रिड आधारित शहरों का मानचित्रण किया। यह संश्लेषण एक विशिष्ट हाइब्रिड स्काईलाइन उत्पन्न करता है। विशाल मिस्री पिरामिड गंगा के तरल लयात्मक नक्काशीदार राहतों के साथ समाप्त होते हैं, जबकि पूर्व के घने ग्रिड आधारित शहरों की रक्षा कर्नक के विशाल मोनोलिथिक पत्थर के पाइलन द्वारा की जाती है। इस संघ का अंतिम प्रतीक कमल है। मिस्रियों के लिए इसका अर्थ पुनर्जन्म है। भारतीयों के लिए आध्यात्मिक शुद्धता यह स्वाभाविक रूप से उभरता है। साझा साम्राज्यों के निश्चित साझा प्रतीक के रूप में यह वास्तुशिल्प फ्यूजन एक निरंतर दृश्य और आध्यात्मिक गलियारा बनाता है, जो उत्तरी अफ्रीका से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। भवन और व्यापार मार्ग केवल इतना ही दूर जाते हैं। एक सच्ची स्थायी एकीकरण के लिए इन सभ्यताओं को अपनी गहरी दार्शनिक विभाजन को सुलझाना होगा। जब हम मरते हैं तो क्या होता है? मिस्र की प्रणाली ने भौतिक शरीर को बरकरार रखने की आवश्यकता थी। ममीकरण के माध्यम से उन्होंने आत्मा या का के लिए एक स्थायी घर बनाया। वैदिक परंपरा ने भौतिक शरीर को अस्थायी माना। उन्होंने आत्मा के पुनर्जन्म पर ध्यान केंद्रित किया, जो अनंत पुनर्जन्म के चक्रों के माध्यम से विकसित और आगे बढ़ता है। जब ये विचार मिलते हैं, एक शक्तिशाली द्वैतीय प्रणाली बनाते हैं। भौतिक शरीर को इतिहास का सम्मान करने और अतीत को स्थिर करने के लिए भव्य स्मारकों में सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है, लेकिन आत्मा को स्वतंत्र माना जाता है, जो जीवन के नए चक्रों के माध्यम से अपनी विकास यात्रा जारी रखती है। यह आध्यात्मिक समझौता सिंहासन तक पहुंचता है। मिस्र का फराओ को जीवित देवता के रूप में देखने का सिद्धांत भारतीय राजा के कर्तव्य के रक्षक के सिद्धांत के साथ मिलता है।
परिणाम एक दिव्य संवैधानिकता की प्रणाली है जहां शासक की पूर्ण शक्ति उनके सार्वभौमिक धार्मिक कानून के प्रति आज्ञाकारिता पर सख्त निर्भर करती है। यह साझा वैचारिक ढांचा गठबंधन को व्यापार समझौते से कहीं गहरा बना देता है। समान आध्यात्मिक तर्क पर कार्य करके ये सभ्यताएं एक स्थिर ट्रांसकॉन्टिनेंटल महाशक्ति का निर्माण करती हैं जो सामान्य मूल्यों द्वारा एकजुट होती है, बल्कि खतरे के बजाय इस गठबंधन का भौतिक रूप एक विशाल सक्रिय बेड़ा है जो दोनों महाद्वीपों को जोड़ता है। दर्जनों लकड़ी के जहाज रोजाना जल को पार करते हैं, एक पूरी तरह से नई फलती फूलती समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। यूरोपीय साम्राज्यों के उदय से बहुत पहले समुद्र का यह प्रारंभिक रेशमी मार्ग आर्थिक और सांस्कृतिक गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को भूमध्य सागर के बेसिन से मजबूती से हटा देता है, इसे सीधे भारतीय महासागर में रखता है। हम अक्सर प्राचीन साम्राज्यों का अध्ययन अलग अलग महानता के बुलबुले के रूप में करते हैं, लेकिन मानव प्रगति का असली चालक हमेशा टकराव रहा है, विनिमय और विभिन्न दुनियाओं का शक्तिशाली संश्लेषण।